नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। G20 से पहले पीएम मोदी का बड़ा इंटरव्यू, कहा भारत में भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता की जगह नहीं। कौन है निगार शाजी, जिनके हाथ में है इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 की कमान। महाराष्ट्र में लाठीचार्ज पर हंगामा, उद्धव ने दी अंजाम भुगतने की चेतावनी। जानिए जालना में ऐसा क्या हो गया। ओबीसी ने की 50% आरक्षण लिमिट बढ़ाने की मांग, रोहिणी कमीशन का हवाला देकर कही ये बात। आज इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए देश भर के मौसम का हाल। स्लीप मोड में जाने से पहले रोवर ने चांद पर किए 5 बड़े काम, जानिए क्या है खोज। अब समाचार विस्तार से। G20 समिट पहले एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीयों के पास आज विकास की नींव रखने का एक बड़ा अवसर है, जिसको अगले 1000 साल तक याद किया जाएगा। आगामी 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट होने वाली है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीटीआई को विशेष इंटरव्यू दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत G20 अध्यक्षता के कई सकारात्मक परिणाम आए हैं और इनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित दृष्टिकोण में बदल रहा है। भारत इसमें प्रत्येक की भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास कल्याण के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की हमारे राष्ट्र जीवन में कोई जगह नहीं होगी। G20 हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को विश्व ने केवल विचारों के रूप में ही नहीं, बल्कि भविष्य के एक रोड मैप के रूप में देखा है। लंबे समय तक भारत को 1 अरब भूखे पेट वाले देश के रूप में देखा जाता था। अब ये 1 अरब महत्वाकांक्षी मस्तिष्क और 2 अरब कुशल हाथों वाला देश है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का एक बड़ा मौका है, जिसने अगले 1000 वर्ष तक याद किया जाएगा। 1 दशक से भी कम समय में 5 पायदान की छलांग लगाने की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निकट भविष्य में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक आयोजित करने पर पाकिस्तान और चीन की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि हर भाग में बैठक आयोजित होना स्वाभाविक है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विभिन्न जगहों पर अलग अलग संघर्षों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा साइबर क्राइम पर पीएम मोदी ने कहा कि साइबर अपराधों से लड़ने में वैश्विक सहयोग न केवल वांछनीय बल्कि अपरिहार्य है। सूर्य मिशन आदित्य L1 में इसरो की महिला वैज्ञानिक निगार शाजी ने अहम भूमिका निभाई है, जिनकी पूरी दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्य मिशन आदित्य L1 धरती से सूर्य की ओर जाने के लिए शनिवार को लॉन्च हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने सूर्य मिशन के लिए बहुत मेहनत की है। खास बात यह है कि सूर्य मिशन की कमान एक महिला वैज्ञानिक के हाथ में है। उनका नाम है निगार शाजी। आजकल दुनिया भर में निगार शाजी की चर्चा हो रही है। तमिलनाडु की निगार शाजी लगभग 35 साल से इसरो में अपनी सेवाएं दे रही है। वैज्ञानिक निगार शाजी भारतीय रिपोर्ट सेंसिंग, संचार और इंटरप्लैनेटरी सैटेलाइट प्रोग्राम में विभिन्न जिम्मेदारियों को निभा चुकी है। निगार शाजी साल 1987 में इसरो में सैटेलाइट सेंटर में जुड़ी थी। जान लें कि निगार शाजी मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली है। चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर तेनकाशी की वो रहने वाली है। निगार शाजी तमिलनाडु के उन वैज्ञानिकों की कतार में शामिल हैं जिन्होंने चंद्रयान की 3 मिशन अहम योगदान दिया है।
इस लिस्ट में निगार शाजी, मइलस्वामी, अन्ना दुरई, पी वीरुमुथु वेल और एम वनीता का नाम शामिल है। बता दें कि रिसोर्ट सेट 2A की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रह चुकी हैं निगार शाजी। ये नेशनल रिसोर्स मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए भारतीय रिपोर्ट सेंसिंग उपग्रह है। उन्होंने इमेज कैप्शन सिस्टम इंजीनियरिंग समेत अन्य विषय पर कई रिसर्च लेटर लिखे हैं। निगार शाजी ने मदुरै की कामराज यूनिवर्सिटी से BE की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा रांची से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा निगार शाजी बेंगलुरु में इसरो के उपग्रह टेलीमेट्री सेंटर से चीफ भी रह चुकी हैं। गौरतलब है कि सूर्य मिशन आदित्य L1 में निगार शाजी बड़ी भूमिका निभाई है। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करेगा। आदित्य के लॉन्च होते ही भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिन्होंने सूर्य के अध्ययन के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है। जालना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। तमाम सियासी नेता जालना पहुंच रहे हैं। उधर मराठा प्रदर्शनकारियों के आमरण अनशन का आज 7वां दिन है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासी पारा गर्म हुआ है। आज यानी रविवार को MNS और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता आंदोलनकारियों से मिलने जालना जाएंगे। MNS नेता बोले नाथ गावरकर और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटेल आंदोलनकारियों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के ही नेता विजय वडेट्टीवार शाम 5 आंदोलनकर्ताओं से मिलेंगे। इस बीच जालना में हुए लाठीचार्ज के विरोध में उद्धव ठाकरे गुट के 8 से 10 लोगों ने सुबह सुबह मुंबई के मरीन ड्राइव पर आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आंदोलन करने से रोका और समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। कहा जा रहा है कि जालना में 1-2 जगहों पर बंद का ऐलान हो रहा है। इतना बवाल जालना को लेकर क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि शनिवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। जालना में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन पर पुलिस की लाठियां बरसाई तो इलाके में आंदोलनकारियों का गुस्सा भी जमकर उतरा। इस पूरे विवाद में राजनीति भी गर्मा गई। शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व CM और एनसीपी चीफ शरद पवार भी अंतरवाली सराटी गांव पहुंचे। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय करने का डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। जालने की एनसीपी प्रमुख के अलावा उद्धव ठाकरे भी इसी गांव में पहुंचे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में सरकार से कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठों से पंगा लेकर गलत लोगों से पंगा ले लिया, जिसके नतीजे सरकार को भुगतने पड़ेंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर इन लोगों को किसी ने हाथ लगाया तो पूरे महाराष्ट्र को यहां लाकर खड़ा कर दूंगा। ये लोग आतंकवादी नहीं हैं, ये चीन और पाकिस्तान से आए लोग नहीं हैं। आपको बता दें कि जालना में शुक्रवार को मराठा आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ था। पुलिस का कहना है कि पहले उन पर पत्थरबाजी हुई, जिसके जवाब में उन्होंने लाठी चलाई। जालने की मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालन्या के अंतरवाली सराती गांव में आमरण अनशन चल रहा है। आज इस अनशन का 7वां दिन है। 2 दिन पहले पुलिस की तरफ से किए गए लाठीचार्ज के कारण इस घटना ने तूल पकड़ लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से आरक्षण की लिमिट बढ़ाने की मांग कर दी है। ओवैसी ने रोहिणी कमीशन का हवाला देकर ये बात कही है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ओबीसी आरक्षण मामले को एक बार फिर उठाया है। ओवैसी ने मांग की है कि रिजर्वेशन कोटा की 50% लिमिट को बढ़ा देना चाहिए। ओवैसी ने इसके पीछे दलील दी है कि इसकी वजह कुछ लोगों को आज तक आरक्षण तक का लाभ नहीं मिल पाया है। ओवैसी ने रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग की है। आइए जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने आरक्षण पर क्या कहा है। ओवैसी ने पोस्ट किया कि भारत की 50% से ज्यादा आबादी 27% के लिए कंपटीशन करने के लिए मजबूर है। नरेंद्र मोदी सरकार को 50% की लिमिट को बढ़ाना चाहिए और उन ग्रुप्स के लिए आरक्षण का विस्तार करना चाहिए जिन्हें कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला। कुछ प्रमुख जातियों ने सभी तरह के लाभ पर कब्जा कर लिया है।
एक अन्य पोस्ट में ओबीसी ने आगे लिखा कि सब क्लासिफिकेशन समानता के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि एक छोटे बुनकर परिवार के बच्चे को पूर्व जमींदार के बेटे के साथ मुकाबला करने के लिए मजबूरन ना होना पड़े। जो समुदाय राज्य की बीसी लिस्ट में शामिल है उन्हें केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में 2600 से ज्यादा ओबीसी जातियों की एक लिस्ट उपलब्ध कराई गई है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट 1000 से ज्यादा पन्नों की है। ये 2 भागों में है। पहले भाग में सुझाव दिए गए हैं कि ओबीसी कोटा कैसे दिया जाना चाहिए, वहीं दूसरे भाग में 2633 ओबीसी जातियों की अपडेट लिस्ट की गई है। ओबीसी आरक्षण पर रोहिणी कमीशन का कहना है कि सब क्लासिफिकेशन का उद्देश्य ओबीसी के बीच एक नई हायरार्की स्थापित करना नहीं है, बल्कि सभी को समान मौका देना है। रोहिणी कमीशन को अक्टूबर 2017 में बनाया गया था। इसे सुनिश्चित करना था कि आरक्षण का लाभ कुछ प्रमुख ओबीसी तक ही सीमित न रहे। मौसम विभाग के मुताबिक 6 सितंबर तक देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान का कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में पारा चढ़ने की संभावना जताई है। वहीं आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का पूर्व अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी रविवार को मौसम एकदम साफ है, वहीं शनिवार को धूप खिल रही है और अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक आज रविवार को भी ऐसा ही मौसम रहने के आसार है और इस दौरान अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक कई राज्य में मानसून की गतिविधियां अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। हालांकि आईएमडी ने अगले कुछ दिनों के दौरान ज्यादातर राज्य में बारिश होने का अनुमान लगाया है। वहीं हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 8 सितंबर तक मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है। 3 सितंबर से 6 सितंबर तक दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। वहीं 7 से 9 सितंबर तक दिल्ली के आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। आईएमडी ने 3 सितंबर से कुछ राज्य में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इनमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं गंगीय पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, ओडिशा, असम, नागालैंड, मिजोरम, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, केरल और माह में भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही विदर्भ, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भी अलग अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। वो कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसी तरह से आजकल देश का मौसम हो गया है। मौसम कब कैसा रूप लेता है कोई नहीं जानता। कहीं भारी बारिश से लोग परेशान हैं तो महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य में कम बारिश से बेहाल है। मौसम की वजह से बीते शनिवार भारत पाकिस्तान के बीच हो रहा रोमांचक मुकाबला बीच में रुक गया। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला रद्द होने के बाद भारत को अगले मैच में नेपाल को शिकस्त देनी होगी। ग्रुप स्टेज में भारत का अगला मुकाबला नेपाल के खिलाफ सोमवार 7 सितंबर को है। भारत को सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करना है तो टीम इंडिया को ये मैच जीतना होगा। मगर यहाँ दिक्कत की बात यह है कि भारत बनाम नेपाल का मुकाबला भी पल्लिकेल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है और उस मैच में भी बारिश का साया है। ऐसे में खेल प्रेमी इंद्र देवता से गुहार लगा रहे हैं। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर अपना काम पूरा कर लिया है और अब स्लीपिंग मोड में चला गया है। आइए जानते हैं कि स्लीपिंग मोड में जाने से पहले रोवर ने क्या-क्या काम किया है। जब इंसान मेहनत के बाद लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो उसे आराम की जरूरत होती है। ऐसे ही कुछ हमारे प्रज्ञान रोवर ने किया है। रोवर ने अपने मुकाम और काम को पूरा कर लिया है और अब ये सुरक्षित रूप से पार्क होकर स्लीप मोड में चला गया है। 22 सितंबर को रोवर की नींद फिर टूटेगी और वो अपना काम शुरू करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोवर ने स्लीपिंग मोड में जाने से पहले चांद पर कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं।
रोवर ने बहुत सारी अहम जानकारी इसरो को भेजी है। आइए रोवर की इस उपलब्धि के बारे में जानते हैं। बता दें कि जिस काम के लिए विक्रम को चांद पर उतारा गया था, उस काम को उसने पूरा कर लिया है और अब उसी चांद की गोद में बड़े आराम से सो रहा है। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने दी। इसरो ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि प्रज्ञान रोवर अपने काम को पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट किया गया है। APXS और LIBS अब बंद है। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा गया है। अभी बैटरी भी पूरी तरह चार्ज है। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश और पैनलों पर पड़े इसके रिवर्स को भी चालू रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू करेगा। स्लीपिंग मोड पर जाने से पहले हमारे चंद्रयान 3 ने कई अहम और खास जानकारियां भेजी, जिसमें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने लगे चेस्टर पेलोड ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा है। इसके बाद प्रज्ञान रोवर ने 4 मीटर का गड्ढा देखकर रास्ता भी बदल दिया। एक अहम जानकारी भेजी जिसमें रोवर ने चांद पर सल्फर होने की पुष्टि की, जिसमें उम्मीद के मुताबिक एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होने का अनुमान है, जिस पर अभी और डिटेल्स आनी बाकी है। इसके बाद रोवर ने निरंतर आगे बढ़ते हुए चंद्रमा की सतह पर भूकंप भी रिकॉर्ड किया। प्रज्ञान रोवर ने स्लीपिंग मोड पर जाने से पहले 23 अगस्त के बाद से प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर शान से मून वॉक कर रहा था और साक्ष्य जुटा रहा था कि रोवर करीब 100 मीटर तक चांद की सतह पर सफर कर चुका था। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने दी है। उम्मीद है कि 22 सितंबर को जब प्रज्ञान रोवर एक बार फिर जगेगा तब अपनी नॉट आउट शत की पारी को आगे बढ़ाते हुए और अहम जानकारियां भेजेगा। लेकिन इन सब के बीच हमारा रोवर ऐसे टाइम पर स्लीपिंग मोड पर गया जब हिंदुस्तान ने अपने पहले सूर्य मिशन को ऑन किया, यानी चंद्र विजय के बाद अब सूर्य के अध्ययन का नया अध्ययन लिख रहा है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।